मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जूलॉजी प्रैक्टिकल के इस लेक्चर के अंदर एनाटॉमिकल और हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स ऑफ मैमल्स यानी स्तनधारियों की जो उत्कीय स्लाइड्स हैं उनके बारे में, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें विशेषकर लीवर, इंटेस्टाइन और बोन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्तनधारियों के शरीर की विभिन्न काट में सबसे पहले लेते हैं यकृत की अनुप्रस्थ काट, टीएस ऑफ लीवर। स्तनीय जो यकृत होता है वो 5 पालियों में व्यक्त होता है। यकृत के अनुप्रस्थ काट में यकृत के धागे यानी हेपेटिक स्ट्रैंड्स, पित्त वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां और योजिऊ तक कनेक्टिव टिश्यू दिखाई देते हैं। यकृत एक ठोस ग्रंथिल जालिका में या रेटिकुलर ऑर्गन होता है। इसमें यकृत की टीएस दिखाई गई है, इसमें फोटोग्राफ्स है। इसमें अंतरांग, ये इसकी सेंट्रल वेन है जिसके साइडों में ये टिश्यूज लगे हुए रहते हैं। ये बाइल की कैनालिक्यूली है जिसमें बाइल जूस बनता है, बन करके और गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। ये कफर सेल्स हैं जो इम्यून सेल्स होती हैं और वो एंटीजन को मारने का काम करती हैं। ये हेपेटिक साइनोसॉइड्स हैं, हेपेटोसाइट्स हैं। ये लीवर जो है जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको हेपेटोसाइट्स कहते हैं। और ये ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट हैं, ये ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन हैं और ये ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरीज। इस प्रकार से ये एक लीवर जो चॉकलेटी रंग का होता है हमारे शरीर में आमाशय के पास में, वह उसकी काट और फिर काट के बाद में इस एक जो एसिनी है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। और इसकी काट में अगर उस स्लाइड में अगर देखें तो इस प्रकार की सेल्स और इस प्रकार की कैनाल्स उसमें दिखाई देती हैं। ये बाइल डक्ट हैं, ये हेपेटिक आर्टरीज हैं बीच में, ये हेपेटिक पोर्टल वेन है, लोब्यूलर वेन जिन्हें कहते हैं, ये हेपेटिक कॉर्ड है, सेंट्रल वेन, इंटरलोब्यूलर वेन है, ये साइनोसाइड्स और ये लीवर सेल्स जिन्हें हेपेटोसाइट्स कहते हैं। इसी प्रकार का ये भी एक स्लाइड है, डायग्राम, जिसमें ये पूरे ये हेपेटिक लोब्यूल्स दिखाया गया है। अब लीवर को हिस्टोलॉजिकल अगर डिवाइडेशन क्लासिफिकेशन करें तो लीवर जो है, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्ट्रोमा और एक पेरेन्काइमा। स्ट्रोमा में फिर 3 प्रकार के ऊतक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ कैप्सूल और ट्रेबेक्यूली और रेटिकुलर नेटवर्क। जब पेरेन्काइमा भी 3 प्रकार के टिश्यूज में डिवाइडेड रहता है, हेपेटोसाइट्स, ब्लड वेसल्स और बाइल डक्ट्स। यकृत जो होता है वो बहुफलीय कोशिकाओं का बना होता है, जिन्हें पॉलीहेड्रल सेल्स और हेपेटिक स्ट्रैंड से मिलकर के बना हुआ होता है। ये यकृत धागे परस्पर मिलकर के यकृत पालियां या हेपेटिक लोब्यूल्स बनाते हैं। यकृत के चारों ओर लसिका का आवरण पाया जाता है। यकृत कोशिकाओं के बीच में पित्त नलियां या बाइल ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जो परस्पर मिलकर के बाइल डक्ट का निर्माण करती हैं। और इनमें से बाइल जो होता है वो उसका निर्माण तो लीवर में होता है, लेकिन गाल ब्लैडर में उसका स्टोरेज होता है। यकृत की प्रत्येक पाली में प्रत्येक स्थान पर साइनोसॉइड्स और ब्लड वाहिनियों, रुधिर ब्लड वेसल्स का जाल होता है। साइनोसॉइड्स के जाल को ब्लड कैपिलरीज का जाल कहते हैं। इसमें यकृत शिराओं और धमनियों का जाल फैला हुआ रहता है। साइनोसॉइड्स में स्थान स्थान पर तारा के आकार की यानी स्टार की संरचना के समान कफर सेल्स पाई जाती हैं। और कफर सेल्स जो है वो वक्षाणुनाशी प्रकृति की होती हैं, फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं, जो बाहर से आने वाले एंटीजन को खा करके नष्ट कर देती हैं। यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन और वसा का स्टोरेज पाया जाता है, क्योंकि यकृत ही हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो शरीर की अतिरिक्त वसा और ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम करता है। इसके विशिष्ट लक्षण इस प्रकार हैं। यकृत उपापचयी क्रियाओं के लिए प्रमुख अंग होता है। ये पित्त का स्रावन करता है, पित्त का निर्माण करता है और पित्त लवण और पित्त वर्णक और लेसिथिन होते हैं। इसमें ग्लाइकोजन लोहे, तांबे और अकार्बनिक लवणों और क्षारकों जैसे कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का संग्रह करता है। यकृत में ही ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजन का निर्माण और ग्लाइकोजन का अपघटन, ये दोनों ही क्रियाएं संपन्न होती हैं यकृत के अंदर। उसके बाद में आगे चलते हैं, टीएस ऑफ इंटेस्टाइन, आंत का अनुप्रस्थ काट। आंत के अनुप्रस्थ काट के अंदर बाहर से अंदर की ओर ये निम्न 4 परतें दिखाई देती हैं, जिसमें सिरोसा, मांसपेशियां, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा और रसांकुर यानी विलाई दिखाई देते हैं। सबसे बाहर की जो परत है उसे सिरोसा परत कहते हैं। इसको जो पेरिटोनियल उपकला यानी पेरिटोनियल एपिथेलियम की बनी होती है। पेशी स्तर सिरोसा के नीचे होता है। इसमें 2 स्तर होते हैं, बाहर की ओर अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स और अंदर की ओर वृत्तीय पेशी यानी सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं। और इन सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल की वजह से ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रक्रिया आंत में के अंदर होती है। ये स्टमक है
और स्टमक से इंटेस्टाइन का ये चित्र बताया गया है। इसमें स्टमक और ये डियोडेनम से कंटिन्यूअस है छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी रहती है लार्ज इंटेस्टाइन से जो रेक्टम के माध्यम से एनस में खत्म होती है। और ये इसका टीएस है, टीएस ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का टीएस में क्या क्या चीज दिखाई देती है? सबसे बाहर की ओर ये जो डॉटेड लेयर दिखाई दे रही है वो सिरोसा है, और उसके नीचे मसल्स है, मस्कुलर लेयर कहते हैं इसे, और ये इसके नीचे सब म्यूकोसा है, और ये सबसे नीचे म्यूकोसा परत है। म्यूकोसा परत के अंदर ये उभार नुमा, उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। इन उंगली नुमा उभारों को विलाई कहा जाता है, और विलाई अवशोषण का काम करते हैं, अवशोषण की सतह को बढ़ाने का काम करते हैं। ये एक दूसरा डायग्राम है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर्स को दिखाया गया है। इसमें सबसे बाहर की तरफ ये सिरोसा और ये मस्कुलरिस हैं, ये सर्कुलर मसल्स, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और ये इसमें म्यूकोसा और सब म्यूकोसा हैं जिसमें विलाई, ये इस प्रकार की विलाई दिखाई दे रही है। तो ये इसका इंटेस्टाइन का टीएस। जो सर्कुलर मसल्स होती हैं, यानी वृत्तीय रेशों की परत की अपेक्षा अनुदैर्ध्य जो पेशियां होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स वो पतली होती हैं, और इनके सिकुड़ने से आंत्र सिकुड़ जाने के कारण लंबाई में छोटी और मोटी हो जाती है। यानी लॉन्गिट्यूडिनल जो मसल्स हैं उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आंत का व्यास बढ़ जाएगा लेकिन लंबाई कम हो जाएगी, जबकि वृत्तीय जो पेशियां होती हैं, वृत्तीय पेशियों के सिकुड़ने से लंबाई बढ़ जाती है और व्यास कम हो जाता है। सब म्यूकोसा जो है उसके नीचे की परत होती है, ये चौड़ी परत होती है, सुविकसित और ढीले यूजी तक की बनी हुई होती है। इसमें रक्त केशिकाएं, तंत्रिका तंतु और लिम्फ वाहिनियां, ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ डक्ट और न्यूरॉन्स होते हैं। म्यूकोसा सबसे भीतरी परत है जो आंत्र गुहा को रेखित करती है, चारों तरफ से उसको आवृत करती है। इसके छोटे वलन को विलाई कहते हैं। इन अंकुरों की संरचना यानी विलाई की संरचना में स्तंभीय जो कोशिकाएं हैं, जैसे कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं, उनकी इकहरी परत से ये विलाई बनी होती हैं। इससे ये जो विलाई हैं वो पचे हुए भोजन को अवशोषित करने का कार्य करती हैं। विलाई के बीच बीच में गहरे गड्ढे भी होते हैं, उसमें शाखादार कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन ग्रंथियों को लीवरकुन के क्रिप्ट कहा जाता है, क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुन। म्यूकस उपकला में सुराही रूपी ग्रंथिल कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें गॉबलेट सेल्स कहते हैं। ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस का स्रावण करती हैं। म्यूकस उपकला के नीचे एक योजी ऊतक की परत भी पाई जाती है जिसे लैमिना प्रोपरिया कहते हैं। इसके नीचे मस्कुलरिस म्यूकोसा होती है जो चिकनी और अरेखित पेशी तंतुओं की बनी होती है। अब आंत की विशिष्ट लक्षण क्या है? आंत की भित्ति से आहार नाल की गुहा में आंतरीय जो रस है, सक्कस एंटेरिकस जिसे कहते हैं या इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, उसका स्रावण होता है। आंतरीय रस या सक्कस एंटेरिकस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेप्टाइडेज, लाइपेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, लैक्टेज नामक ये एंजाइम होते हैं जो विभिन्न प्रकार के भोजन के अवयवों को अच्छी तरह से पाचन करते हैं। उनका रसांकुरों के द्वारा इस पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद में आगे चलते हैं अस्थि का अनुप्रस्थ का, टीएस ऑफ बोन। टीएस ऑफ बोन के अंदर स्तनधारियों के अंतःकंकाल का मुख्य हिस्सा अस्थियों का बना होता है। अस्थियां जो होती हैं वो एक सपोर्टिंग रोड का काम करती हैं शरीर के अंदर, हमारा ढांचा बनाती हैं, स्केलेटन बनाती हैं, और इस ढांचे को ही एंडोस्केलेटन कहते हैं। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स। तो बोन्स के स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अब अस्थि का टीएस काटने पर एक अस्थि में क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं वो इसमें दिखाया गया है। अस्थि की बाहरी और भीतर की जो परतें हैं वो योजी ऊतक की बनी होती हैं। बाहरी परत को पेरियोस्टियम और भीतरी परत को एंडोस्टियम कहते हैं। ओस्टिया यानी कि बोन्स, और एंडो और पेरी का मतलब होता है बाहर का और अंदर का और बाहर का। पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम के मध्य में मैट्रिक्स पाया जाता है जो बीच में संयोजी ऊतक का बना होता है, जो कई बेलनाकार इकाइयों का बना होता है। इसमें ओस्टियोन्स भी कहते हैं। इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की नालों की वजह से अनेकों छिद्र दिखाई देते हैं। जैसे ये एक बोन है, इस बोन के ये इसको टीएस काटा गया। टीएस के अंदर ये इस प्रकार की कैनालिक्यूली, लेक्यूना और ऑस्टियोसाइट्स दिखाई गई हैं। ये एक ऑस्टियोसाइट का डायग्राम है। तो इसमें बीच बीच में ये कैनालिक्यूली और ट्रेबिक्यूली इसमें दिखाई गई हैं। बोन स्पंजी, उनकी वजह से जो है खोखले स्पंज की तरह ये दिखाई देती है। एक कॉम्पैक्ट जो बोन है वो ड्राइड, उसमें ओस्टियोन और सेल्स किस प्रकार की दिखाई देती हैं? ये लेक्यूनी हैं, ये कैनालिक्यूली हैं, और ये सेंट्रल कैनाल है जिसके चारों तरफ ये बोन्स का ये कैनालिक्यूली और लेक्यूनी ये डिपोजिट हो जाती हैं और बोन्स का डायमीटर बढ़ाती हैं। ये दूसरा एक डायग्राम है, ट्रांसफर सेक्शन थ्रू ए मैमल लैग बोन। ये लैग बोन है जिसके अंदर ये सबसे अंदर की परत है एंडोस्टियम, और उसके अंदर है ये वॉल्कमैन कैनाल, ये हवर्शियन कैनाल, और ये इंटर सर्कमफेरेंशियल लेमिनी है, और ये हर्वेशियन सिस्टम है जिसमें आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमिली और ये शार्पी शेफर्स फाइबर्स हैं,
बाहर की ये पेरियोस्टियम है। इस प्रकार ये टीएस ऑफ बोन जिसमें ये इस प्रकार की दिखाई देती है। प्रत्येक ओस्टियन के मध्य में कैनाल पाई जाती है। इन कैनालों को हैवर्सियन कैनाल कहते हैं। प्रत्येक कैनालिक्यूली के द्वारा जुड़ी हुई रहती है ये कैनाल। प्रत्येक हार्वेसियन कैनाल के अंदर रुधिर वाहिनियां, लिम्फ वाहिनियां और तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक हार्वेसियन कैनाल के चारों ओर संकेंद्रित पेटिलिकाएं पाई जाती हैं, यानी ट्रेबिक्यूली पाई जाती हैं। ये नाल, कैनाल और ओस्टियोसाइट प्रवर्धक एक दूसरे से संबंधित रहते हैं और इस तंत्र को हार्वेसियन तंत्र कहते हैं, हार्वेसियन सिस्टम कहते हैं। अस्थि के अनुप्रस्थ काट में ओस्टियोन की संरचना दिखाई देती है। अस्थियों की मैट्रिक्स सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से भरी हुई रहती है। तो ये था बोन्स, इंटेस्टाइन, स्टमक के बारे में। थैंक यू वेरी मच।